हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज टीचिंग एप्टीट्यूड की एक क्लास। ये क्लास उत्तराखंड LT लेक्चरर D SSS KVS NVS और CTET टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए क्लास होने वाली है। खासकर हमारा फोकस रहेगा उत्तराखंड LT लेक्चरर के ऊपर। उत्तराखंड LT लेक्चरर या फिर आप CTET में भी NVS में भी यहाँ से जो है इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड के बारे में, जिसके अंतर्गत हम शिक्षण के स्तर तक जाएंगे। तो उत्तराखंड LT के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र हो सकती है क्लास। लेक्चरर में भी आपको पता ही है शिक्षण विधि जो है वो सिलेबस में है। और बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अगर जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा 2-3 क्लास में, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड एक सीरीज चलाएंगे, उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हर टॉपिक के खत्म होने के बाद उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जो है शेयर कर लीजिए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ सके और उनको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो आपको भी अपना रास्ता जो है वो भीड़ से अलग बनाना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग है। अब देखिए शिक्षण की सामान्य विधियां। देखिए जो शिक्षण की विधियां होती हैं वो वह तरीके होते हैं जिनके द्वारा आप शिक्षण को फिनिश करते हैं या शिक्षण प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। आप अपने शिक्षार्थी को जिस विधियों से बता रहे हैं, जिस विधि से समझा रहे हैं या आप जिस विधि से शिक्षण कर रहे हैं वो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं। अब इसमें जो है मुख्य रूप से 2 टाइप होते हैं। शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि यानी टीचर सेंटर्ड, और दूसरा होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड यानी बालक केंद्रित शिक्षण प्रणाली। तो जो आपके पास शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, इसमें आपको पता है कि जो मेन फोकस होता है वो शिक्षक पर होता है। यानी जो आपका शिक्षक है वह प्रधान की भूमिका निभाता है। ये जो है इसमें सब कुछ जो डिपेंड करता है वो शिक्षक पे निर्भर करता है। यानी इसमें जो है शिक्षक प्रधान की भूमिका निभाता है। और ये जो विधि होती है इस विधि में विद्यार्थी जो है आपका वो निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी आपका निष्क्रिय होता है। यानी आप एक टीचर आपको सब कुछ बता के चला जाएगा, लेकिन विद्यार्थी उसमें ना तो तर्क कर सकता है, ना प्रश्न पूछ सकता है, ना कुछ कर सकता है। इस तरह की शिक्षक शिक्षण प्रणाली जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहलाती है, टीचर सेंटर्ड कहलाती है। जहाँ टीचर जो है वो मेन रोल रीड करता है और विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स ओनली सुनते हैं। उनका जो रोल होता है वो लिसनर की तरह होता है केवल। उसके बाद अगर आप बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की बात करें तो बालक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में जो है पूरा जो फोकस होता है वो स्टूडेंट पर होता है। यानी इसमें जो रोल होता है वो स्टूडेंट का मेन रोल होता है। यानी स्टूडेंट जो है वो मेन रोल पे रहता है। सारी चीजें जो है आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करनी है। और इस क्लास में जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों जो है एक्टिव रहते हैं। यानी एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के बातों को समझते हैं। टीचर ऐसा नहीं कि केवल टीचर बोल रहा है स्टूडेंट सुन नहीं रहा है। तो दोनों के दोनों जो है पारस्परिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो टीचर भी टीचिंग कर रहा है तो स्टूडेंट भी उसको अच्छे से सुन रहा है और उस पर फोकस कर रहा है। तो जो अगर मैं बात करूं कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है
तो आपको इससे आइडिया चल रहा होगा कि ये जो आपका ओल्ड मेथड और जो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये आपके पास न्यू या करंट मेथड है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली चलती थी, जहां आप जब आप क्योंकि आपके जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने जब स्टडी की होगी, तो उस टाइम जो है शिक्षण व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें केवल टीचर ही बोलता रहता था, टीचर ही प्रधान था। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता है कि टीचर स्टूडेंट दोनों का एक्टिव रहना है, और आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए एजुकेशन में, वो किसके ऊपर होना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर। किसी भी तरह से आप एक तरफा टीचिंग नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट पे ही आपका फोकस रहना चाहिए। तो ये जो आपकी बालक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, स्टूडेंट सेंटर्ड जो टीचिंग है, वो आज की डेट में है। तो ये आपकी ओल्ड होगी और ये आपकी न्यू होगी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली है वो जो है ओल्ड है, तो इसको किसी ने तो खत्म किया होगा। इससे एक प्रश्न बन सकता है आपके पास कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की संस्कृति किसने दी थी। यानी सबसे पहले किसने जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने की जो है संस्कृति दी थी। संस्कृति मीन्स कि किसने अप्रोच किया था कि इसको खत्म करना चाहिए। तो ये किया था आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। इसने जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की संस्कृति दी थी। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है इससे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि शिक्षक केंद्रित और बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्या होगी। लेकिन ये प्रश्न बना सकता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की संस्कृति किसने दी थी। तो ये दी थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब जैसा कि आपने डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने आपसे कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये क्या होता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, फॉर्मल अथॉरिटी होता है, एक्सपर्ट होता है, पर्सनल मॉडल, सब कुछ टीचर पे निर्भर है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, केवल एक मार्गदर्शक होता है, पर्सनल मॉडल होता है एंड डेलीगेटर्स होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छी चीज है। जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है उसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जिसमें दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव इन दिस अप्रोच। तो फैसिलेटर की तरह काम करता है। तो आजकल आपने देखा भी होगा कि टीचर ओनली एक फैसिलेटर है, सेवादाता है जो केवल सेवा दे रहा है। बच्चे के अकॉर्डिंग आपको अपने मॉडल्स को या फिर टीचिंग मेथड्स को चेंज करना होगा। तो ये था आपका बालक केंद्रित और या आपने शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अंतर, या इन दोनों में दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो आज की डेट में जो अप्रोच चल रही है वो आपके पास स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो है वो आपके पास चल रही है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण के स्तर की, लेवल ऑफ टीचिंग की। तो देखिए जो बिगी व सैमुअल्स थे, उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में टीचिंग के जो लेवल हैं वो तीन बताए। पहला बताया स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, और तीसरा चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग के जो थ्री लेवल्स हैं वो आपको बिग्गी एंड सैमुअल्स में दिए थे 1967 में। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी लर्निंग स्टोरीज फॉर टीचर। लर्निंग स्टोरीज फॉर टीचर, ये जो पुस्तक थी इस पुस्तक के लेखक थे आपके पास बिग्गी व सैमुअल्स। और उन्होंने इस पुस्तक में ही जो शिक्षण के स्तर थे उनको तीन तरह से डिवाइड किया: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो है लेवल ऑफ टीचिंग है तीन: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव।
स्मृति, बोध और चिंतन आपको जिस लैंग्वेज में समझना और समझ सकते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण के स्तर यानी टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसने दिए, तो वो दिए थे बिगी एंड सैमुअल्स ने 1967 में दिए थे। और किस बुक में इन्होंने जो है इनकी डिस्कशन किया था, तो वो है लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स। या ये भी पूछा जाता है कि लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स जो है इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक थे बिगी व सैमुअल। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो एलटी हो चाहे लेक्चरर हो, पिछली बार एलटी में भी आपने देखा होगा कि जो 2020 का एलटी था उसमें भी डीप नॉलेज पूछा गया है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि केवल आप जो है बच्चे के पॉजिटिव बातें रखते हुए हर आंसर का जवाब दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका 30 मार्क्स का आता है एलटी के एग्जाम्स में, उसके लिए भी आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। और लेक्चरर के सिलेबस तो ऑलरेडी डीप है। तो बाकी ये जो क्लासेस है ये आपको अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। केवीएस एमवीएस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे और सीटेट यूटेट के लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी। तो अब हम एक एक करके इन पर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम सेलेक्ट किया है। आप जब स्टार्टिंग में सबने बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस टाइम जो है सभी के माँ बाप उनको सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब उस टाइम बच्चे को जब सिखाया जा रहा है तो उसको ओनली ये आप करा देते हैं आप लोग कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बी है, बॉय है, सी फॉर कैट है, सो ऑन चलता रहता है। लेकिन उस टाइम आप उसको ये नहीं बताते हैं कि ये अल्फाबेट होते हैं, ए फॉर एप्पल जो है वो क्या है। इस तरह से किसी भी चीज का आप जानकारी बच्चे को नहीं देते हैं। तो वो जो लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल, जब आप केवल बच्चे को थोड़ा थोड़ा याद करना सिखा रहे हैं। अब जब आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या बच्चा जब स्कूल जाने की एज में आ गया है, तो उसको टीचर बताता है कि ए फॉर एप्पल तो ठीक है, लेकिन ये जो ए होता है ये जो है अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इसलिए ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय हो गया। तो इस तरह से वो सिखाते हैं। लेकिन ये जो लेवल होता है इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। बच्चे को अब इस चीज का पता चल गया है कि वो जो है ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ रहा था, उसने कैसे पढ़ा, और ए फॉर एप्पल क्या है कि वो अल्फाबेट सिखाने का एक तरीका। अब जब आप बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो बच्चा जब ये सारी चीजें जान लेता है तो उसके बाद बच्चा सोचता है कि ए फॉर एप्पल तो ठीक हो गया, तो ए फॉर एरोप्लेन भी तो हो सकता है। अब बच्चा क्या करना शुरू कर लिया है, चिंतन कर रहा है, बच्चा लॉजिकल चीज सोचने लग गया है। तो इस तरह की जो शिक्षण स्तर होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये ओवरव्यू था तीनों चीजों का। इस डायग्राम से आपको हल्का सा क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। अब डिस्कस करते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, स्मृति स्तर जिसे कहते हैं ये। अब देखिए, जो आपके पास स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है, टीचिंग मेथड, टीचिंग लेवल जो है, ये वाला जो टीचिंग लेवल आपके पास है, इसको शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। यानी अगर आप किसी स्टार्टिंग में बच्चे को जब सिखा रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो उस टाइम आप उसको केवल मेमोरी मीन्स याद रखने के तरीके बताते हैं। आपने उसको ए फॉर एप्पल याद करा रखा है, बाकी बात की बातें उसको बाद में बताएगा आपने। तो ये आपके पास है। स्मृति स्तर का जो प्रतिपादक थे, जिन्होंने स्मृति स्तर का प्रतिपादन किया है, वो थे आपके पास हर्बल। तो यहाँ से एक प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट निकल गया कि स्मृति मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर के प्रतिपादन कौन है। तो कौन है प्रतिपादक इसके, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। अब इसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण और रटने पर बल दिया। जी हाँ बिल्कुल, अभी आप, मैंने आपको एक एग्जांपल, देखिए वो एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासेस हर जगह मिल रही होंगी, लेकिन इस तरह से आपकी स्टडी जो है इसी चैनल के मीडियम से चलेगी।
तो यहाँ क्या है आपके पास कि जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है उसमें प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन एंड रचना यानी मीन्स याद करना, लर्न करना, उस पे जो है ज्यादा फोकस होता है। और ये जो है केवल ज्ञान पर आधारित होती है। तो जो आपके पास मेमोरी लेवल है वो ओनली नॉलेज लेवल। अब इसकी जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो है कौन कौन सी जो विधियां हैं वो यूज होती हैं, यानी कौन कौन से मेथड आपके पास यूज होते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं। तो जो आपके पास स्मृति लेवल है या आप मेमोरी लेवल जिसे कहते हैं, उसमें एक तो आपके पास मेन है दोहराना। आपको पता है याद आपको कब होगा, जब आप चीजों को दोहराएंगे। फिर आपके पास है अभ्यास, ये इसकी मुख्य शिक्षण विधियां हैं। या कभी कभी आप बच्चा जो है क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछना ये जो है आपके पास किसके अंदर आएगा, स्मृति स्तर के अंदर आएगा, मेमोरी लेवल के अंदर आएगा। अब इसमें क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है कि शिक्षक विद्यार्थियों की अंतः क्रिया नहीं होती है। इस मेथड में जो है टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं होता है। तो यह स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल की सबसे बड़ी कमी है। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, और एक थे हर्बर्ट। अभी आपको बताया मैंने कि कौन थे हर्बर्ट। हर्बर्ट थे जिन्होंने अपना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। अब हर्बर्ट ने जो है अपने स्मृति स्तर के मॉडल को जो है कितने भागों में बांटा है। तो हर्बर्ट ने जो है अपने स्मृति स्तर के मॉडल को चार भागों में बांटा: फोकस, संरचना, सामाजिक प्रणाली और समर्थन प्रणाली। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है फोकस क्या है, संरचना क्या है, सामाजिक प्रणाली क्या है और समर्थन प्रणाली क्या है। सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, सिंटैक्स एंड फोकस, ये चार जो है भाग बताए आपको स्मृति स्तर के किसने, हर्बर्ट ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के कितने भाग बताए, तो चार: फोकस, संरचना, सामाजिक प्रणाली, समर्थन प्रणाली। अब हर्बर्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई, जो सिंटैक्स था आपके पास, संरचना थी, उसको पांच भागों में बांटा। पहला बोला तैयारी, दू, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना तथा संबंध, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा बताया अनुप्रयोग। यानी जो हर्बर्ट ने अपनी संरचना दी, उसको संरचना को पांच भागों में जो बांटा वो इस तरह से बांटा। तो तैयारी मीन्स प्रिपरेशन। तो पहला भाग जो था वो था प्रिपरेशन का। इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता है, प्रिपरेशन मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी शिक्षण पद्धति को लाने से पहले क्या किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन की जाती है। जब प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो तब आपने करना है उसका प्रेजेंटेशन। तो सेकंड दिया उसने प्रेजेंटेशन। थर्ड दिया तुलना, तुलना मीन्स कंपैरिजन। थर्ड आपके पास कंपैरिजन एंड संबंध मीन्स एसोसिएट। नेक्स्ट है आपके पास सामान्यीकरण, जिसे आप कहते हैं जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। और लास्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। तो इस तरह से हर्बर्ट ने संरचना को पांच भागों में बांटा। इसकी मैं ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, PPCGA। अब इसको अगर आप याद रखेंगे तो एक आसान तरीका आपके पास हो सकता है इसको याद रखने का। देखिए, PPCGA को आप इस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं: पापा, पापा, कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड आई, कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड आई। तो यहाँ से देखिए, पी फॉर पापा, यानी हमारा यहाँ पे होगा प्रिपरेशन। पापा, पापा दो बार पापा, यानी ये सेकंड वाला भी पी, दैट मीन्स इट इज स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन। कॉलेज वाली मीन्स कंपेरिजन, यानी सी। गर्लफ्रेंड का जी स्टैंड करेगा जनरलाइजेशन को, और आई मीन्स एज।
ऑफ और आई, यहाँ से हम इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो अगर आपको जिस तरह से याद रहे उस तरह से याद रख सकते हैं। PPCBA, पापा पापा कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड आई। इस तरह से आप हर्बर्ट ने जो संरचना के 5 भाग दिए थे उनके बारे में ये सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ये आपके पास स्मृति स्तर के अंदर जो हर्बर्ट थे उन्होंने संरचना के 5 भाग बताए। तो इस तरह से हर्बर्ट का जो ये स्मृति स्तर है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था। अब बात करते हैं बोध स्तर की, जो सेकंड है। तो जो बोध स्तर है उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो बोध स्तर की जो चीजें हैं यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रतिपादन किसने किया था। तो बोध स्तर का जो प्रतिपादन थे वो थे आपके पास H.C. मॉरिसन। तो ये इस लेवल ऑफ टीचिंग के जो है प्रतिपादक थे H.C. मॉरिसन। जिसकी लैंग्वेज में आपको लिखना हो उसमें आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट की पॉइंट लग रहा है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। आपको इस पूरी क्लासेस के पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन आप नोट करना रखिए ताकि आपको क्लास के साथ साथ याद होता है। तो शिक्षण के बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रतिपादक थे H.C. मॉरिसन। अब जो ये बोध स्तर है इस पे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि इसमें तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, नियमों तथा तथ्यों के बीच संबंध एवं तुलना आदि का विकास होता है। धीरे धीरे बच्चे को इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो है आप लॉजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, रूल, फैक्ट्स, इनके बारे में क्या करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं। यह जो विधि होती है वो अवबोध तथा अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और ये जो विधि होती है ये आपके पास ये जो मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। यानी इसमें जो है सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वो है व्याख्यान, प्रदर्शन, वाद विवाद, आगमन निगमन, विश्लेषण संश्लेषण फेमस विधि है। और इसको जरूर ध्यान रखेगा, सुपरवाइज स्टडी मेथड, ये बिल्कुल न्यू मेथड है। तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने क्या करना है, बच्चे के लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना है, रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। और सबसे मेन चीज है कंपैरिजन करना बच्चा सीख लेता है। जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है ये सीख लेता है कि ए फॉर एप्पल ही मुझे क्यों बताया गया। तो ये था आपके पास शिक्षण का बोध स्तर। अब शिक्षण के बोध स्तर के बाद जब हम बात करते हैं तो मॉरिसन ने भी शिक्षक मॉडल की संरचना के चरण बताए। जैसे हर्बर्ट ने बताए थे ऐसे मॉरिसन ने भी बताए। और उन्होंने भी यहाँ पे क्या दिया, अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मसातीकरण, चौथा संगठन और पांचवा अनुवाचक। यानी फर्स्ट था आपके पास एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को, एक्सप्लोरेशन। सेकंड है आपके पास प्रेजेंटेशन, सेकंड बताया प्रेजेंटेशन। थर्ड बताया एसिमिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसिमिलेशन। एंड फोर्थ बताया आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट वाला हो गया आपके पास रिएक्टिविटी या रेसिटेशन, रेसिटेशन। तो ये थे आपके पास मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के चरण। तो 5 चरण मॉरिसन ने भी दिए, इनको याद करने के लिए आप EPAOR, EPAOR इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके लिए आप ट्रिक खुद से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो ट्रिक आप खुद से बनाते हैं वो ज्यादा याद रहती है। पहले वाले की तरह इसके लिए भी ट्रिक बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। E फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, ये जो है आपके पास मॉरिसन ने शिक्षण मॉडल के 5 चरण बताए। अब उसके बाद हम बात करते हैं चिंतन स्तर की। तो जो चिंतन स्तर है यानी रिफ्लेक्टिव लेवल है
जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें आपके पास क्या होता है कि बच्चा चिंतन करता है किसी भी चीज के बारे में, अब वो लॉजिकल थिंकिंग को और बढ़ाता है। और इसके जो आपके पास प्रतिपादक थे वो थे हंस। तो हंस ने इनको इस को दिया था आपके पास लेवल ऑफ, इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। अब ये जो विधि होती है या ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो समस्या केंद्रित होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। यानी अब आप जब टीचिंग कराएंगे तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो है आप बच्चे को चिंतन करना सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए तैयार करेंगे। और इसकी जो प्रमुख विधियां होती है वो है समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि, जांच पड़ताल विधि, अन्वेषणात्मक विधि, और ये जो ये इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, पैनल डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप। ये सब जो है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आती है, जिससे बच्चे को जो है एक अच्छी लॉजिकल पावर मिलती है और बच्चा जो है चिंतन करना शुरू करता है। तो ये था आपके पास चिंतन मिशन। तो इस तरह से आज हमने देखा लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको मैंने एक एक करके तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लास लेने का तरीका भी पसंद आया होगा। आप इसी तरह के अदर वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बार यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ मुख्य शिक्षण विधियां, जैसे प्लेवे मेथड, करके सीखना, किंडरगार्टन विधि, परियोजना विधि, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी मेथड जो आपने सुने नहीं होंगे, जो आज की डेट में ज्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, सहकारी अभिगम जिसे कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई, पीयर ट्यूटरिंग हो गई, टीम टीचिंग मेथड हो गया। इन सारे मेथड्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या पता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड जितनी सरल भाषा में हो सके उतनी सरल भाषा में आप पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपने इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और आपको जो है मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।